हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड आर्किटेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्यकालीन वास्तुकला की। तो मौर्य युग की शांति, सिंधु और समृद्धि ने वास्तुकला के विकास में जो बड़ी सहायता की है। मौर्य युग और विशेषकर अशोक के शासनकाल की अगर हम बात करें तो उसमें वास्तुकला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई है। भारतीय कलाकारों ने ईरानी और यूनानी कलाकारों से बहुत कुछ सीखा है, परंतु उन्होंने ईरानी यूनानी कला को भारतीय रंग में रंग दिया था। मौर्य कला पूर्णतः विदेशी नहीं थी, इसमें देशी और विदेशी दोनों तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। और जो मौर्यकालीन वास्तुकला है वो उस क्षेत्र में अद्भुत उन्नति की गई है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो आपने सुना होगा कि मेगास्थनीज एक जो ग्रीक यात्री था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत बनकर आया था। तो उसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसमें उसने लिखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासनकाल में एक प्रासाद नामक एक भवन बनाया गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो भवन बनाए जाते थे वो लकड़ी और मिट्टी के बनाए जाते थे, इसलिए वो समय के साथ नष्ट हो गए थे। इसलिए उनका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं सिवाय मेगास्थनीज की पुस्तक के। बात करते हैं मौर्य सम्राट अशोक की। मौर्य सम्राट अशोक को नए नगर बसाने और उन्हें सुंदर भवनों से सजाने का बहुत ही शौक था। तो नगर की सुरक्षा के लिए उन्होंने चारों ओर से ऊंची दीवारें, बुर्ज, दरवाजे और खाई आदि बनवाए थे। उसने श्रीनगर और ललितापट्टन नामक दो नगर बसाए थे। और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर का और उसमें 500 बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। ह्यूनसांग ने भी अपने वृत्तांत में श्रीनगर के 100 विहारों का उल्लेख किया है। अशोक ने 250 से 241 ईसा पूर्व में नेपाल में ललितापट्टन नामक नगर की नींव रखी थी और इसमें जो है 5 स्तूपों का निर्माण भी किया था। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में भवन निर्माण कला का भी विकास हुआ था। अशोक से पहले जो भवन होते थे वो लकड़ी और ईंटों के बने होते थे, लेकिन अशोक ने भवन निर्माण के लिए पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ किया था। और पाटलिपुत्र में उनका अपना एक राजमहल जो उन्होंने बनवाया था वो बड़ा सुंदर और भव्य था। इस महल में 250 स्तंभों वाला एक हॉल है। स्तंभों पर बहुत सुंदर पॉलिश की गई है। इस महल में लकड़ी के जोड़ों की रेखाएं तक भी दिखाई नहीं देती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था अपने साम्राज्य में, और उसने बौद्ध धर्म के लिए अनेक कार्य किए थे। तो बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, और इसमें से अधिकांश तो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन चीनी यात्री ह्यूनसांग ने अशोक द्वारा बनवाए गए 80 स्तूप तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, सारनाथ, वैशाली, गया आदि नगरों में देखे थे। और उनका उल्लेख भी अपनी जो यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा है उसमें किया था। इसमें सांची और भरहुत के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों और राज्यादेशों को स्तंभों पर खुदवाकर उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किया था। यह स्तंभ मौर्य काल की वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अगर अशोक के स्तंभ की बात हम करते हैं कि वो कहाँ कहाँ से मिले थे, तो इसमें तोपरा, मेरठ, सारनाथ, सांची, लौहरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा और वैशाली प्रमुख स्थान है। प्रत्येक स्तंभों पर पत्थर का बना हुआ एक मस्तक यानी कि कैपिटल है, जो स्तंभ की एक विशेषता है। ये स्तंभ लगभग 40 फुट ऊंचे होते थे, जिन पर फलों, जानवरों के चित्र अंकित होते थे, जैसे कि शेर, बैल और हाथी। सारनाथ स्तंभ का जो मस्तक है वो अपनी सुंदरता में अद्वितीय है। इसके मस्तक पर 4 शेर बनाए गए हैं और जिनकी पीठ जुड़ी हुई है।
उनके नीचे बीच का जो पत्थर है उसमें एक चक्र बनाया गया है जिसे धर्म चक्र कहा जाता है, यानी कि धर्म चक्र का वो चिन्ह है। और चौरस चौकोर पत्थर पर पशुओं के छोटे छोटे चित्र खुदवाए हुए हैं और उनके नीचे एक उल्टी घंटी भी लगाई गई है। मस्तक पर काले रंग की पॉलिश की गई है। अशोक के स्तंभ भारतीय वास्तुकला के सुंदर उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। मौर्यन पीरियड आर्किटेक्चर का जो मौर्य सम्राट अशोक है, ये उनके काल की कला है जो इतनी सुंदर, कल्पनात्मक और स्वाभाविकता दर्शाती है। अब बात करते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड आर्किटेक्चर की। तो इस काल में जो आर्ट था और जो भवन निर्माण कला थी उसके क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, कावेरीपट्टनम, कौशाम्बी, ये जितने भी नगर थे इनका निर्माण उत्तम ढंग से किया गया था। शुंग काल की हम बात करते हैं तो इसमें जो सांची और भरूच के स्तूप अशोक द्वारा बनवाए गए थे उसमें विस्तार किया गया है। इस काल में उन पर महात्मा बुद्ध जी से संबंधित कथाएं लिखी गई थी। और यहाँ यह भी मैं बताना चाहूँगी कि जो शुंगकालीन कला मौर्य काल से काफ़ी भिन्न थी। जो मौर्य काल कला धर्म प्रधान थी, इसका विकास राजकीय संरक्षण में हुआ था, लेकिन इसमें उस समय के सार्वजनिक जीवन का चित्रण बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलता है। परंतु जो इसके विपरीत जो शुंगकालीन कला है उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का चित्रण किया गया है और जो मानवीय जीवन से संबंधित बातें उस जमाने में थी वो सारी बातें दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। बात करते हैं सातवाहन काल की। तो सातवाहन काल में जो भवन निर्माण है उसके क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुई थी और इन जो सातवाहन काल है इसके जो शासक थे उन्हें गुफाओं, विहार, चैत्य और स्तूप बनवाने का बड़ा शौक था। और जो दक्षिण में अधिकांश गुफाओं का निर्माण था वो इसी काल में किया गया था और गुफाएं अधिक विशाल और बहुत ही सुंदर थी। तो इसमें उड़ीसा, नासिक, काले, भज आदि की जो गुफाएं हैं, विहार, चैत्य और स्तूप अपनी निर्माण शैली और जो अलंकरण है उसके कारण बहुत ही सुंदर ये प्रतीत होते हैं। बात करते हैं काले की गुफा जो दूसरी सदी के पूर्वार्ध की है, बहुत ही विस्तृत और अलंकृत है। इसमें यह स्थापना का एक अति उत्तम नमूना जो बनाया गया है। समय के साथ साथ गुफा मंदिरों का आकार और भव्यता बढ़ती गई। इसमें उत्कृष्ट नमूने जो इसके हमें प्राप्त होते हैं वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट अजंता और एलोरा में देखे जा सकते हैं, जहाँ की गुफाएं कुछ इस काल की है। सातवाहन काल के भित्ति चित्रों के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो अजंता की गुफा चैत्य में आज भी देखे जा सकते हैं। इस काल में जैनियों के गुफा मंदिर भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे उड़ीसा में भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी, खंडगिरी के गुफा मंदिर। जो जैन गुफा मंदिर है वो बौद्ध गुफा मंदिरों की अपेक्षा कम बनवाई गई थी। यहाँ एक शब्द चैत्य का प्रयोग किया गया है। तो चैत्य क्या होता है? तो कार्ले का जो चैत्य है हम उसकी बात करेंगे। चैत्य एक बड़ा हॉल होता था जिसमें अनेक खंबे होते थे। विहार में एक केंद्रीय हॉल होता था जिसके सामने बने बरामदे में प्रवेश करने के लिए एक दरवाज़ा होता था। कार्ले का चैत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। वह 40 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, इसके दोनों ओर 15-15 खंभों की पंक्तियां है। प्रत्येक खंभा वर्गाकार सीढ़ीदार कुर्सी पर स्थित है। प्रत्येक खंभे पर एक शिखर है जिस पर हाथी, घोड़े और सवार बनाए गए हैं। शिखरों और छत पर सुंदर चित्रकारी की गई है। ये जो विहार है ये भिक्षुओं के निवास के लिए होते थे। अन्य स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण स्तूप को माना जाता है। तो इनमें से सबसे प्रसिद्ध स्तूप अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप है। स्तूप एक बड़ी इमारत होता है जिसे बुद्ध के किसी अवशेष पर बनाया जाता था। अमरावती स्तूप का गुंबद आधार के आर पार 162 फुट है और इसकी ऊंचाई 100 फुट है। नागार्जुनकोंडा में स्तूपों के अतिरिक्त ईंटों के बने प्राचीन हिंदू मंदिर भी स्थित है। इन दोनों स्तूपों में मूर्तियों की भरमार है। बात करते हैं कनिष्क कालीन स्थापत्य की।
आप सभी को पता ही होगा कि कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा में से एक है और कुषाण नरेश जो कि कनिष्क है उन्हें भवन निर्माण कला से बहुत ही एक अलग तरह का प्रेम था। उसने अनेक नगरों, विहारों, स्तूपों और भवनों का निर्माण किया था अपनी शासनकाल के दौरान और उसके द्वारा स्थापित किया गया कश्मीर में कनिष्कपुर नगर अब भी जो वहाँ पर विद्यमान है उसका नाम है निस्पोर ग्राम। और इसके अतिरिक्त कनिष्क ने पुरुषपुर, तक्षशिला तथा मथुरा आदि में अपने साम्राज्य के प्रसिद्ध नगरों में से अनेक विहारों, स्तूपों और अन्य भवनों का निर्माण भी करवाया था। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर भी उसे कहा जाता है, वहाँ पे लकड़ी का 13 मंजिलों वाला 400 फुट ऊंचा एक स्तंभ बनवाया था जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी स्तंभ के पास कनिष्क ने एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण भी किया था जो कई शताब्दियों तक शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बना रहा और जो कनिष्क चैत्य है उसके नाम से उसारा जाता है। इस स्तंभ पर विहार के पास कनिष्क ने एक भव्य स्तूप का निर्माण भी किया था। यह स्तूप पीतल के बर्तन में बंद महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर बनवाया गया था। पेशावर की भांति कनिष्क ने अपने साम्राज्य में बड़े बड़े नगरों को अनेकानेक स्तूपों, चैत्यों और विहारों से सजा रखा था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।